नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा भारत में। मेरा नाम है आकाश कुमार और आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की वैदिक संस्कृत के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। करेंट का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रखा है यहाँ पे। तो हमारे ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। हमारे ऑप्शंस हैं विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र या मिथिला। हमारा सही आंसर हो जाएगा मिथिला। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथिला। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर क्या था? मिथिला। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ऐसे पूछ ले, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर क्या था। और गार्गी, मैत्रेयी और कपिला की बात करें तो ये तीनों क्या थी? ये तीनों विदुषी महिलाएं थीं। ये तीनों क्या थीं? ये तीनों विदुषी महिलाएं थीं। विदुषी यानी विद्वान। ये तीनों विदुषी महिलाएं थीं और ये कहाँ से थीं? ये मिथिला से थीं। मिथिला वर्तमान में कहाँ में है? कहाँ पे है? ये नेपाल में है। कहाँ पे है मिथिला? वर्तमान में ये नेपाल में है। ठीक है। और जो वैदिक काल में जो और महिलाएं थीं उनके बारे में होता है, जैसे अपाला हो गया, विश्वारा हो गया, लोपामुद्रा हो गया। ये क्या थीं? ये सारी विदुषी महिलाएं थीं और ये वैदिक संस्कृति, ये जो वैदिक काल वैदिक संस्कृति में थीं ये, और ये सारी की सारी महिलाएं ये कहाँ से रिलेटेड थीं? ये सभी महिलाएं मिथिला से रिलेटेड थीं। कौन कौन सी थीं? ये तो तीन हो गई, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला। और दूसरी कौन सी हो गई? अपाला हो गई, विश्वारा हो गई और लोपामुद्रा हो गई। और मिथिला कहाँ है? मिथिला नेपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, जो चारों वेद हैं इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और इससे हमें जानकारी मिलती है जब आर्य आए थे हमारे यहाँ, जो प्राचीन आर्यों के आगमन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और वो सामाजिक और आर्थिक उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उनके राजनैतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और वहीं 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो कितने सूक्त हैं? 1028। ठीक है, और जो ये ऋग्वेद है ये जो एक ईरानी वेद है, जो ईरानी ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उसका नाम है अवेस्ता। उसका नाम क्या है? अवेस्ता नाम है। ये एक ईरानी ग्रंथ है। ठीक है, इससे ऋग्वेद बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, इनमें जो दोनों में जो बातें लिखी हैं ये एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। और ये कहाँ का है? ये ईरानी है। तो ये जो एक क्वेश्चन था कि प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में हमें सूचना कहाँ से मिली है, तो वो कहाँ से मिली है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और ये किससे सिमिलर है? ये अश्वेता से सिमिलर है। जो ईरानी ग्रंथ है अश्वेता से इसकी जो बातें हैं ये मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। हमारे ऑप्शंस हैं शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलभ सूत्र या छंदोग्य उपनिषद।
हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र। जो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है, वो हमारा सुलभ सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है हमारा कि आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था। क्या कह रहा है हमारा चौथा क्वेश्चन कि आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प या कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बड़ी गिरी या लुहार। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुहार। जो आर्यों के द्वारा क्या है कि जो लुहार गिरी ये प्रयोग में नहीं लाई गई थी। जो आर्य थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन डी है जो हमारा, यानी ये लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मिट्टी के बर्तन है ये बनाते थे, आभूषणों से परिचित थे, जो ये निष्क वगैरह के आभूषण बनाते थे। ठीक है, और ये बढ़ईगिरी इन सब से परिचित थे, ये लोहे से परिचित नहीं थे। जो लोहे की खोज हुई थी, ये लोहे की खोज हुई थी, ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में। कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। और जो आर्य थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये क्लियर हो गया कि जो आर्य थे वह लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन क्या थे, वह मिट्टी के बर्तन, आभूषण और बढ़ईगिरी इन कामों से परिचित थे। मिट्टी के बर्तन बना लेते थे, आभूषण बना लेते थे और बढ़ईगिरी से परिचित थे। और जो लोहे की खोज हुई थी ये कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। अगर हम बात करें तांबे की खोज, तो तांबे की खोज पूर्व वैदिक काल में हुई थी। तो तांबे की खोज हुई थी ये पूर्व वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। क्या कह रहा है हमारा पांचवा प्रश्न कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं उपनिषद, मुंडकोपनिषद या सामवेद, ऋग्वेद या रामायण। ठीक है, तो ये हमारे चार ऑप्शन है। देखते हैं हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सत्यमेव जयते जो प्रतीक शब्द है जो हमारे भारतीय शासन में, ये कहाँ से लिया गया है, ये उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय हो, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो सत्यमेव जयते है इसका जो राष्ट्रीय वाक्य है, मतलब ये जो प्रतीक चिन्ह, ये जो सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया है, ये सारनाथ के स्तूप से लिया गया। और जो सारनाथ का जो स्तूप था वहाँ पे ये वाक्य कहाँ से लिया गया था, ये उपनिषद से लिया गया था, मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या हो जाए, मुंडकोपनिषद। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। तुम्हारा ऑप्शंस हो जाएंगे सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या चरक। जो आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धन्वंतरी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, धन्वंतरी। जो ये धन्वंतरी हैं इन्हें चिकित्सा का भगवान कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें चिकित्सा का भगवान कहते हैं। और जो व्यास ने जो रचना की है किसकी, श्रीमद् भागवत पुराण की। जो व्यास ने जो रचना की है श्रीमद् भागवत पुराण की, उसमें इन्होंने धन्वंतरी को विष्णु का अंश कहा है। क्या कहा है उन्होंने, इसमें विष्णु का अंश कहा है। किसे कहा है, धन्वंतरी को। ठीक है, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पहले प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत और उसके बाद हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे।
इनके क्या है, इनके हम MCQs करेंगे, इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियोस में हमने जो सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम आगे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो हमारा 7वां प्रश्न है कि वेद शब्द का अर्थ है। हमारे ऑप्शंस हैं ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान। जो वेद शब्द का अर्थ है वह क्या है, वह है ज्ञान। और वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या और सामवेद। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं चांदी, लोहा, सोना या तांबा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। यानी वैदिक लोगों द्वारा जो सबसे पहली धातु यूज की गई थी, जो प्रयोग की गई थी वो क्या थी, वह थी। अब जो ये वैदिक लोग हैं, यहाँ पे जो वैदिक युग की बात हुई है, तो वैदिक जो युग है, ठीक है, इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक क्या है, एक है हमारा ऋग्वैदिक काल, एक क्या है हमारा, एक है हमारा ऋग्वैदिक काल, और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है ये 1500 से 1000 BC, ठीक है, 1500 से 1000 BC। और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से 650 BC, ठीक है, इसके बीच में ये है। तो जो ऋग्वैदिक काल है, तो इसमें क्या थे, जो ये वैदिक थे, यानी जो ये आर्य थे, ये क्या थे, ये ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। ये क्या थे, ये ज़्यादा मतलब क्या थे, ऐसे खेती वेती करते थे, ग्रामीणों की जैसे जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में ये क्या हुआ, ये इवॉल्व हो गए। क्या हुआ कि ये जो ग्रामीणों से थे, ये शहरों में, महाजनपदों में इनका विकास हुआ। यानी जो ये पहले ग्रामीण थे, ये अब क्या हुआ, इन्होंने बड़े बड़े शहर बना लिए, अब ये व्यापार करने लगे। तो जो ऋग्वैदिक काल में जो वैदिक लोग थे, जो आर्य लोग थे, वह सिर्फ तांबे से परिचित थे, वह सिर्फ तांबे से परिचित थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्होंने लोहे की भी खोज कर ली थी, ठीक है। तो हमारे जो 8वां प्रश्न है, इससे हमें कौन कौन से पॉइंट क्लियर होते हैं कि जो उत्तर वैदिक लोग थे, ये स्टार्टिंग में जो ऋग्वैदिक काल में ये तांबे से परिचित थे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये लोहे से भी परिचित हो गए। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऋग्वैदिक काल में कि जो लोग थे वह किससे परिचित थे, तो वो उसका आंसर तांबा होगा। लेकिन अगर वहीं बात करें हम उत्तर वैदिक काल की, तो वहाँ पे हमारा आंसर लोहा भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। यहाँ पे था हो गया, लेकिन ये थी होगा, ठीक है। तो क्या है हमारा प्रश्न कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु, आर्थिक उत्थान या व्यावसायिक श्रम विभाजन। क्या है हमारे ऑप्शंस, श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु, आर्थिक उत्थान या व्यावसायिक श्रम विभाजन। हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। जो भारत में वर्ण व्यवस्था की जो बनाई गई थी, ये किस लिए बनाई गई थी, ये व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई। तो जैसा कि आपको बताया कि जो भारत जो इस टाइम पे जो वैदिक काल की बात हो रही है अभी, ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सारे ही क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये जो प्रश्न है ये SSC की मैट्रिक लेवल में पूछा गया था, ठीक है। तो क्या था, जो ये भारत में वर्ण व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये डी सही है, व्यावसायिक श्रम विभाजन। अब आपको बताया था कि जो उस टाइम पे जो वैदिक संस्कृति क्या था, इसे हमने 2 भागों में बांटा था, एक ऋग्वैदिक और दूसरा
उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक कब से कब था? ये 1500 से 1000 के बीच में था और दूसरा 1000 से 650 के बीच में था। ठीक है, तो जो 1500 से 600 BC के बीच में था, वहाँ पे जो ये था, ये श्रम आधारित था। जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ये क्या थी? ये श्रम आधारित थी। लेकिन वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था हो गई, ये क्या हो गई? ये हो गई जन्म आधारित। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जाता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जाता है? हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे ऋग्वेद संहिता में, यजुर्वेद संहिता में, सामवेद संहिता में या अथर्ववेद संहिता में। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जाता है? तो ये सामवेद संहिता में खोजा जाता है। और सामवेद को क्या कहा जाता है? सामवेद को पुरोहितों का उद्गाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सामवेद को हम पुरोहितों का उद्गाता भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन बन सकता है कि जो सामवेद संहिता है, जो सामवेद है, इसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हो सकते हैं कई। तो ऐसे पूछा जाएगा कि पुरोहितों का उद्गाता। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं? ये भी क्वेश्चन हमारा आया है SSC CML लेवल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो क्या है हमारे ऑप्शंस? देखते हैं। जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू। और अच्छा भी था। अगर तंबाकू का ज्ञान नहीं था तो अच्छा था। इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि देश में क्या हालत है तंबाकू की वजह से, गुटखे की वजह से। तो अच्छा था अगर उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कि जो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अब तंबाकू से परिचित नहीं थे तो किससे परिचित थे? इन तीनों से तो परिचित होंगे ही। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं नहीं थे, तो किससे परिचित नहीं थे? तंबाकू से। तो क्या था, जो ऋग्वैदिक काल में थे वहाँ पे जो वैदिक लोग थे, ये जौ से तो परिचित थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये गेहूँ और चावल से परिचित नहीं थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जब इन्होंने लोहे की खोज कर ली, उसके बाद इनकी कृषि में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आया और ये तब गेहूँ और चावल से भी परिचित हो गए। और जो तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू को सबसे पहले इंडिया में, जो भारत में तंबाकू को सबसे पहले किसने परिचित करवाया था? तो वो कौन थे? पुर्तगाली थे। जो पुर्तगाली थे उन्होंने सबसे पहले इंडिया में तंबाकू इंट्रोड्यूस कराई थी। और जो सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है हमारा? वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? यानी वैदिक युग में जो राजा थे, जो जनता से जो कर टैक्स लेते थे उसे क्या कहते थे? तुम्हारे ऑप्शंस हो जाएंगे बलि, विदत्त, बर्मन या कर। तो ऑप्शन देख लेते हैं और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा बलि। जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर लेते, जो टैक्स लेते थे उसे क्या कहते थे? उसे। अब जो यहाँ पे राजा की बात हो रही है, कोई ऐसा राजा महाराजा नहीं कि ये क्या थे, जैसे राजा की संज्ञा किसे दे दी जाती थी? जैसे एक छोटा सा कबीला हुआ, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, जैसे आजकल के गांव है, वैसे मान लीजिए कबीला हुआ कोई, तो वहाँ पे किसी एक जो प्रधान हो जाता था, जैसे हमारे गांव में प्रधान होता है, वैसे ही वहाँ पे जो प्रधान होता था, जो हमारे यहाँ प्रधान होता है, उसे राजा की संज्ञा दे दी जाती थी। ठीक है, उसे राजा बोल दिया जाता था। और उसके बाद जो वो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा कि वैदिक कार्य का प्रमुख भोजन था। हमारे ऑप्शंस हैं जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें या सब्जियां और फल।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। जो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। तो जो वैदिक लोग थे ये क्या थे? ये जो गाय थी, गाय और दूध का इनके जीवन में बहुत महत्व था। और ये क्या थे? दूध में जो सत्तू मिला के, एक जौ से तो परिचित थे ये, तो दूध में क्या करते थे? सत्तू मिलाकर ये उससे मतलब उसका सेवन करते थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध और इसके उत्पाद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? हमारे ऑप्शंस हैं गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या संन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, या गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये होते क्या हैं। तो जो पहले जो उपनिषद वगैरह थे इनमें क्या था कि पहले सिर्फ 3 चरण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनके बारे में लिखा गया था। जो ये आश्रम थे इनका विधान मिलता था, लेकिन क्या है बाद में इसमें संन्यास को भी जोड़ा गया। ये बेसिकली क्या है कि जो कोई मनुष्य है, कोई इंसान है, उसके जीवन में 4 चरण होते हैं। उसका पहला चरण क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद ये संन्यास हो जाएगा। यानी कि उसे जो अपना जीवन व्यतीत करना है उसे इसी क्रम में व्यतीत करना होता है। यही मतलब ये जो चरण है इनमें बताया गया है। ये जो उपनिषद में जो हमें जानकारी मिली है इन चरणों की, वह यही कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जीवन व्यतीत करता है वह इस क्रम में करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि। हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। ऑप्शन सी हो जाएगा पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता है, ये क्यों है? तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि जो ग्रामीण सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर जगह गाय का वर्णन है, ये गाय के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े गए और उपहार में गाय दी जाती थी। यानी जो ऋग्वैदिक लोग थे, जो आर्य लोग थे, इनके जीवन में जो गाय का बहुत ज़्यादा महत्व था। ये ग्रामीण थे तो इनके जीवन में जो जैसे और चीज़ों से ये परिचित थे नहीं, फसलों से ज़्यादा परिचित थे नहीं, तो जो ये खाने पीने ये गाय पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे। तो इसलिए क्या है कि ये जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसे ये बहुत ज़्यादा समृद्ध मानते थे। और उस ज़माने जो ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में गाय को कहा गया अघन्या। क्या कहा गया? अघन्या। और अघन्या का मतलब होता है न मरने योग्य। अघन्या का मतलब क्या होता है? न मरने योग्य। तो ये थे हमारे वैदिक संस्कृत के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। 15 प्रश्न थे, लेकिन इनसे 15 प्रश्न से हमें बहुत ज़्यादा प्रश्न मिल गए हैं। लगभग 50 के समथिंग हमने प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, जानकारी मिल गई है हमें इनसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लास्ट वीडियो को देख जो हमने प्रश्न किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसे देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। हमारे ऑप्शंस थे स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋचा घोष। तो जो हाल ही में ऋचा घोष ने 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि 26 बॉल में 50 रन बनाने का ऋचा घोष ने रिकॉर्ड बनाया है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।